हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं पुणे, गोवा, जयपुर या बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोवा। तो आपको ध्यान में रखना है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है और इस बिल्डिंग को धरोहर की संज्ञा दी गई है। तो ये धरोहर नाम आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है? राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मांडवी नदी के तट पर पणजी की प्रसिद्ध ब्लू बिल्डिंग में ही क्या स्थित है? धरोहर स्थित है। यह एक 2 मंजिला इमारत है जिसे पहले पुर्तगाली शासन के दौरान अल्फांडेगा के नाम से जाना जाता था। तो इस तथ्य को आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा या कर्नाटक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। तो आपको ध्यान में रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जिसका आयोजन कोविड महामारी के कारण वर्ष 2022 में संपन्न हुआ, इसका विजेता राज्य बना है हरियाणा, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस चौथे संस्करण का आयोजक राज्य भी था। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेजबान हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में 52 स्वर्ण पदक सहित 137 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है और इसने पिछले संस्करण के चैंपियन महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र के द्वारा कुल 125 पदक जीते गए और इस प्रकार महाराष्ट्र पदक तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के आयोजन की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, हरियाणा में स्थित 3 शहर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मेजबान शहर है और इसीलिए हम कहते हैं कि हरियाणा इसका आयोजक राज्य बना है। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स को 5 अलग अलग शहरों में आयोजित किया गया था, जिसमें है पंचकुला, शाहाबाद और अंबाला, जो कि हरियाणा के शहर हैं। ठीक है, ये तीनों इसके आयोजक शहर थे। इसके अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली, इन 5 अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल 11 पदक हासिल हुए, जिसमें 2 स्वर्ण पदक भी शामिल है। इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा हम जून माह के चौथे सप्ताह के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये सभी तथ्य आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से अवश्य ही ध्यान में रखने। बढ़ते हैं हम आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर। IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बने हैं? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं गुरु नायडू सेनापति, सौम्या एस दलवी, आर भवानी या साक्षी मलिक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नायडू सेनापति। तो इनका नाम आपको अवश्य ध्यान में रखना है। गुरु नायडू सेनापति विश्व यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं और 16 वर्षीय गुरु नायडू सेनापति भारत देश के आंध्र प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। इस चैंपियनशिप के आयोजन की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन मैक्सिको के लियोन में किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? और हमारे विकल्प हैं भारत, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क या आइसलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। तो आपको ध्यान में रखना है, हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में कुल 63 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर डेनमार्क बना रहा और भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो 63 देशों की सूची में भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष के जारी रैंकिंग में अगर हम तुलना करें तो भारत पिछले वर्ष जारी रैंकिंग में 43वें स्थान पर था और इस वर्ष जारी रैंकिंग में 6 स्थान की सुधार करके भारत 37वें स्थान पर आ गया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के जारीकर्ता की अगर हम बात करें तो इस सूचकांक को IMD यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, इनके द्वारा जारी किया जाता है। तो इस सूचकांक से संबंधित वर्ष 2022 के लिए ये सभी तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए युवाओं की अधिकतम आयु क्या रखी गई है? दोस्तों, ये योजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे संबंधित हर एक तथ्य को आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। फिलहाल इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 21, 22, 23 या 24। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
23 वर्ष। दोस्तों आप में से कुछ अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि सर इसका उत्तर 21 वर्ष होगा, ठीक है, लेकिन हमने 23 क्यों लिया हुआ है इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अग्निपथ योजना है क्या। तो इस योजना के तहत युवाओं की भर्ती भारतीय सेना, भारतीय जल सेना और भारतीय वायु सेना में 4 वर्ष की सेवा अवधि के लिए की जाएगी। इसमें भर्ती के लिए युवाओं की अधिकतम आयु सीमा को 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के मध्य रखा गया है, ठीक है। लेकिन कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं होने के मद्देनजर वर्ष 2022 में होने वाली भर्ती में अधिकतम आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ा के 23 वर्ष सरकार के द्वारा किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब हमने 23 वर्ष लिया हुआ है, क्योंकि हमने अग्निपथ योजना के तहत नहीं, वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना के तहत होने वाली भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा का सवाल किया था, इसलिए हमने उत्तर क्या लिया हुआ है, 23 वर्ष। तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 6वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है। और हमारे विकल्प हैं पणजी, मुंबई, विशाखापट्टनम या केरल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। दोस्तों मुंबई के डूबने की खबरों के बारे में लगातार अखबारों में आर्टिकल आते रहते हैं, जिसके बारे में आप सभी को अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि मुंबई में लगातार डूबने की वजह को बताया गया है भूमि अवतलन। भूमि अवतलन वह स्थिति होती है जिसमें पृथ्वी की सतह लगातार नीचे की ओर धंसती जाती है, और भूमि अवतलन का मुख्य कारण है पारिस्थितिक गड़बड़ी, ठीक है। और पारिस्थितिक गड़बड़ी क्यों होता है? एक बड़े पैमाने पे भूमि जल निकालने के कारण, बड़े पैमाने में खनन करने के कारण, नेचुरल वेटलैंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इन सभी के कारण पारिस्थितिक असंतुलन होता है, जिसके कारण में यह भूमि अवतलन की समस्या मुंबई में बढ़ रही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी जिसका नाम है भोगेश्वर, इनका निधन कहाँ हुआ है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा या छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। तो दोस्तों भोगेश्वर नाम सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ये एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी थे जिनका निधन हाल ही में कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हो गया है। इनकी उम्र 70 साल दर्ज की गई है। भोगेश्वर के बारे में एक और तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि यह एशियाई हाथियों में सबसे लंबे दांत वाला हाथी तो था ही, साथ ही भोगेश्वर को मिस्टर काबिनी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो मिस्टर काबिनी नाम अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य बनकर परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, इसलिए इसको आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कुआरताने गेम्स में कितने मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। और हमारे विकल्प हैं 87.90 मीटर, 86.89 मीटर, 87.58 मीटर या 89.94 मीटर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 86.89 मीटर। तो दोस्तों फिनलैंड में चल रहे कुआरताने गेम्स में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है, और नीरज चोपड़ा ने 86.69 मीटर भाला फेंक कर यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फिनलैंड में चल रही इस प्रतियोगिता के पहले अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड मीट लीग में 89.94 मीटर भाला फेंककर अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा था, लेकिन इनका यह रिकॉर्ड कुछ समय बाद भी एक दूसरे प्रतिभागी के द्वारा तोड़ दिया गया, इसीलिए नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल से डायमंड लीग मीट में संतोष करना पड़ा था। नीरज चोपड़ा जी से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा को भारत का गोल्डन बॉय की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंक कर देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था। और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय भी इसी के साथ बन गए थे। नीरज चोपड़ा को हाल ही में दिए गए प्रमुख सम्मानों की अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा को वर्ष 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है। इसके अलावा वर्ष 2022 में नीरज चोपड़ा को चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे हम क्या कहते हैं, पद्मश्री पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया गया है। तो नीरज चोपड़ा जी से संबंधित इन सभी तथ्यों को आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। और हमारे विकल्प हैं शिमला, सिरपुर, धर्मशाला या कन्याकुमारी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धर्मशाला। तो दोस्तों आपको याद रखना है देश के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया। और अगर हम छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव की बात करें तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव के नाम के रूप में आपको श्री अमिताभ जैन जी का नाम ध्यान रखना है, जो कि छत्तीसगढ़ के 12वें क्रम के मुख्य सचिव। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है।
और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं ट्रेन पर्यटन योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, भारत गौरव योजना या स्वदेश दर्शन योजना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत गौरव योजना। दोस्तों भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर के द्वारा यह निजी ट्रेन कोयंबटूर और शिरडी के मध्य संचालित किया गया और इस प्रकार इस योजना के तहत यह भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा का संचालन था। ठीक है, इसलिए आपको यह तथ्य ध्यान में रखना है। इस योजना के बारे में हम बात करें जो कि है भारत गौरव योजना, इसे नवंबर 2021 में शुरू किया गया था। तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड या भारत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का नाम आपको ध्यान में रखना है जो कि नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेगा। दोस्तों नाटो के बारे में अगर हम बात करें और इस तथ्य की चर्चा हम अपने पिछले वीडियोस में लगातार करते हैं, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रसेल्स में मौजूद है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल सन 1949 में की गई थी। वर्तमान स्थिति में नाटो के 30 सदस्य देश हैं जिसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है और सैन्य समिति के अध्यक्ष के नाम के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये नाम है गियाम पाओलो दी पाओला। ठीक है, तो नाटो से संबंधित ये सभी तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं मॉस्को, बीजिंग, नई दिल्ली या जापान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ब्रिक्स देशों का 14वां शिखर सम्मेलन 23 जून को चीन के बीजिंग में डिजिटल माध्यम से आयोजित किया गया। ठीक है, बीजिंग में इसका आयोजन क्यों किया गया है इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चीन जो है इस वर्ष ब्रिक्स का अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए इसका आयोजन चीन के बीजिंग में किया गया। और इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किनके द्वारा की जाएगी? चीन के राष्ट्रपति के द्वारा, जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है शी जिनपिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक किस शहर में होगी? और हमारे विकल्प हैं धर्मशाला, चंडीगढ़, अमरावती या कानपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित की गई, जिसका आयोजन 28 जून से 29 जून तक किया गया। इस परिषद के बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। तो यह तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 14वां प्रश्न है, देश के पहले मेटावर्स अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई या जयपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। तो हैदराबाद का नाम आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देश के पहले मेटावर्स अस्पताल का निर्माण किया गया है, जिसका चित्र आप यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 की विजेता कौन बनी है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं वाची पारिक, सरगम कौशल, जूही व्यास या निशु सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरगम कौशल। तो सरगम कौशल जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने वर्ष 2022-23 में मिसेस इंडिया वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है और सरगम कौशल अब इस खिताब के आधार पर मिसेस वर्ल्ड 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। छत्तीसगढ़ से संबंधित एक तथ्य की अगर हम बात करें तो मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की जूही व्यास इस प्रतियोगिता की उपविजेता बनी। ये तथ्य भी आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, योग ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं मुंबई, हरियाणा, नई दिल्ली या गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है वर्ष 2022 के योग ओलंपियाड का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो ये तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है, हाल ही में हमजा लब्दी बर्रे कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? और हमारे विकल्प हैं सूडान, नागासाकी, सोमालिया या क्यूबा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोमालिया। तो सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में आपको नाम ध्यान में रखना है हमजा लब्दी बर्रे का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, हाल ही में किन्होंने भारत के
74वें ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया है? और हमारे विकल्प हैं प्रज्ञानंद रमेश बाबू, राहुल श्रीवत्सव, राहुल श्रीवास्तव या विश्वनाथन आनंद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राहुल श्रीवत्सव। ठीक है, जो कि क्या बन गए हैं भारत के 74वें क्रम के ग्रैंड मास्टर। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि राहुल श्रीवत्सव किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तेलंगाना से। ठीक है, तो तेलंगाना के शतरंज खिलाड़ी राहुल श्रीवत्सव ने भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम कर लिया है। विकल्प में दिए गए कुछ और नामों की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे एक नाम आपको दिखाई दे रहा है विश्वनाथन आनंद जी का, जो कि भारत नहीं पूरे विश्व के बहुत ही विख्यात शतरंज खिलाड़ी हैं। और इनके साथ में खास बात यह है कि ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे और ये उपलब्धि इन्होंने वर्ष 1988 में हासिल की थी। विकल्प में एक और दूसरा इंपॉर्टेंट नाम आपको दिखाई दे रहा है प्रज्ञानंद रमेश बाबू का, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई के खिलाड़ी हैं और हाल ही में इन्होंने नॉर्वे में एक शतरंज प्रतियोगिता को अपने नाम किया है और उससे पहले ये विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को लगातार 2 बार मात दे चुके हैं, इसलिए इनका नाम भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, हाल ही में जारी नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तनों REN 21 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, हाल ही में रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर 21st सेंचुरी जारी रिपोर्ट में भारत नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्धनों के मामले में तीसरे स्थान पर काबिज रहा है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2021 में भारत ने 15.4 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजनाएं भी स्थापित की है। इस रिपोर्ट में अगर हम शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता देश की बात करें तो पहले स्थान पर चीन और उसके बाद दूसरे स्थान पर रूस बना रहा। ठीक है, और तीसरे क्रम पे कौन है? भारत। तो नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।